आज है 23 सितंबर मंगलवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार। हरकारा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम उन बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे जो न सिर्फ हमारे देश बल्कि दुनिया भर में भारतीयों के भविष्य पर असर डाल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप के एक अप्रत्याशित फरमान ने 10 लाख से ज़्यादा भारतीयों के अमेरिकी सपनों पर गाज गिरा दी है। हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि कैसे वैश्विक शक्ति बनने की होड़ में चीन इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया भर की प्रतिभाओं को अपने नए के वीज़ा कार्यक्रम से लुभाने की कोशिश कर रहा है। उधर भारत में अदानी समूह पर लगे हिंडनबर्ग के आरोपों की सेबी जांच अब भी एक रहस्य बनी हुई है। इसके साथ ही हम पड़ोस पर भी नज़र डालेंगे और समझेंगे कि कैसे नेपाल में आया सियासी भूचाल भारत के लिए एक नई चिंता का सबब बन गया है, जो इस क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता का नया प्रतीक है। भारत के भीतर उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर जाति लिखने और जाति के नाम पर रैली करने पर क्यों रोक लगी, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? और पश्चिम बंगाल में 23 साल पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराने की खबर ने क्यों सियासी बेचैनी मचा दी है? इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से बात। कल्पना कीजिए, आप सैन फ्रांसिस्को के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं। भारत में अपने परिवार से मिलकर वापस अपनी अमेरिकी जिंदगी में लौटने के लिए विमान में बैठ चुके हैं। विमान के दरवाजे बंद होने ही वाले हैं कि आपके एम्प्लॉयर का फ़ोन आता है और फ़ोन के दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज़ आती है, वापस मत आना, यहीं अमेरिका में ही रुक जाओ। अगर भारत गए तो शायद वापस ना आ पाओ। सब कुछ बदल गया है। यह कोई किसी फिल्मी ड्रामा का सीन नहीं, बल्कि उन सैकड़ों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की जीती जागती हकीकत है, जिनकी जिंदगी में पूर्व राष्ट्रपति और आगामी चुनावों के प्रबल उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के एक फरमान ने भूचाल ला दिया है। व्हाइट हाउस से जारी हुए एक नए कार्यकारी आदेश ने H-1B वीज़ा की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी है। यह आदेश, जिसे अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा अधिनियम का नाम दिया गया है, अब किसी भी विदेशी कर्मचारी को नौकरी पर रखने के लिए अमेरिकी कंपनियों पर एक भारी भरकम शर्त लगाता है। अब कंपनियों को हर H-1B वीज़ा धारक के लिए हर साल $1 लाख, यानी करीब 90 लाख रुपये की अमेरिकी रोजगार संरक्षण फीस चुकानी होगी। यह एक ऐसी रकम है जो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल कंपनियों के लिए शायद बड़ी बात न हो, लेकिन उन हजारों छोटी और मझोली टेक कंपनियों के लिए यह लगभग नामुमकिन है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और भारतीय प्रतिभा पर बहुत अधिक निर्भर हैं। मोटे तौर पर इसका मतलब है कि H-1B वीज़ा, जो दशकों से भारतीय प्रतिभा के लिए अमेरिका का दरवाज़ा था, अब उस पर एक सुनहरा ताला लगने जा रहा है। ये फैसला सिर्फ नए आवेदकों को ही नहीं, बल्कि उन लाखों भारतीयों को भी प्रभावित करेगा जो पहले से ही अमेरिका में रह रहे हैं और अपने वीज़ा के नवीनीकरण का इंतजार कर रहे हैं। पहली नज़र में ये ट्रंप की चिर परिचित अमेरिका फर्स्ट नीति का एक और अध्याय लगता है। वे अपने मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वोट बैंक को ये संदेश देना चाहते हैं कि वे विदेशी घुसपैठियों से अमेरिकी नौकरियां छीनकर वापस अमेरिकियों को दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका स्थित पत्रकार सलीम रिजवी एक और गहरी और कहीं ज़्यादा चिंताजनक वजह की ओर इशारा करते हैं। यह वजह है एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन का कुख्यात सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल एक ऐसा जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है और जिससे ट्रंप बेहद डरे हुए हैं। हाल ही में जारी हुई अदालती फाइलों में उनका नाम बार बार उछाला जा रहा है। हालत यह है कि उनका कट्टर समर्थक वर्ग भी उनसे सवाल पूछने लगा है। ऐसे में H-1B वीज़ा पर यह क्रूर हमला एक क्लासिक ट्रंप रणनीति है, एक बड़ा भावनात्मक और विभाजनकारी मुद्दा उछालो ताकि लोग असलियत से भटक जाएं। 10 लाख भारतीयों का भविष्य और अरबों डॉलर की इंडस्ट्री का नुकसान शायद ट्रंप के लिए अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की एक छोटी सी कीमत है। ये फैसला उस समय आया है जब भारत और अमेरिका की दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब सत्ता बदलती है तो नीतियां भी बदल जाती हैं। ट्रंप प्रशासन ने अपने पिछले कार्यकाल में भी भारत पर भारी टैरिफ लगाए थे, जिससे भारत का टेक्सटाइल से लेकर ब्रास इंडस्ट्री तक परेशान हुई थी। अब यह नया हमला सीधे भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी उसके ज्ञान आधारित आईटी सेक्टर पर हुआ है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यक्तिगत दोस्ती के दावे कितने खोखले होते हैं। इस फैसले का असर सिर्फ वीज़ा या नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों पर पड़ रहा है जिन्होंने अमेरिका को अपना घर मान लिया था, वहां घर खरीदे हैं और लाखों डॉलर के लोन लिए हैं। रातों रात उनकी दुनिया अनिश्चितता के अंधेरे में डूब गई है। इस आदेश का असर तुरंत भारतीय शेयर बाजार पर दिखा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार
सोमवार को आईटी शेयरों में सुनामी जैसी गिरावट आई, जिसमें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट इस चिंता को और बढ़ाती है, जिसके मुताबिक अमेरिकी टैरिफ में तेज बढ़ोतरी के कारण अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 22.2% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर स्मार्टफोन से लेकर रत्न और आभूषण उद्योग पर पड़ा है। एक और जहां अमेरिका प्रतिभाओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। H-1B वीज़ा को लेकर चल रही अनिश्चितताओं के बीच चीन ने 1 अक्टूबर से वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए एक नए के वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है। यह वीज़ा विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम के क्षेत्रों में दुनिया भर के शीर्ष पेशेवरों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए डिज़ाइन किया गया है। चीन का ये कदम उन हजारों विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के एक जवाबी उपाय के रूप में देखा जा रहा है, जो अमेरिकी आव्रजन प्रणाली से निराश हैं और उन्हें एक स्थिर और आकर्षक विकल्प प्रदान करना चाहता है। के वीज़ा के तहत न सिर्फ आसान और तेज प्रक्रिया का वादा किया गया है, बल्कि चुनिंदा पेशेवरों को रिसर्च ग्रांट और आवास सब्सिडी जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट इस संदर्भ में भारत की स्थिति को और भी दिलचस्प बनाती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आई कंपनियों के लिए एक प्रमुख रणक्षेत्र बन गया है। चूंकि चीन का बाजार अमेरिकी कंपनियों की पहुंच से बाहर है, इसलिए सिलिकॉन वैली के दिग्गज भारत में अपने उत्पादों का परीक्षण कर रहे हैं और भारत के विशाल डेटा का उपयोग अपने आई मॉडल को ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं। वैश्विक पटल पर चल रही इन घटनाओं के बीच भारत के आंतरिक मोर्चे पर भी कई महत्वपूर्ण मामले ध्यान खींच रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी अभी भी अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए कुछ गंभीर आरोपों की जांच कर रहा है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि अदानी समूह के लिए नियामक जोखिम अभी खत्म नहीं हुए हैं। कहा गया है कि सेबी अभी भी 3 या 4 प्रमुख आरोपों की जांच कर रहा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या अदानी समूह ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के दिशानिर्देशों का पालन किया है। इस नियम के तहत किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी जनता के पास होनी चाहिए। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अदानी समूह ने विदेशी शेल कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनियों में पैसा लगाकर इस नियम का उल्लंघन किया है। सेबी की यह सुस्त जांच विपक्ष और निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। कॉर्पोरेट जगत की इन चिंताओं से परे भारत अपने पड़ोस में भी गंभीर रणनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की सरकार विश्वास मत हार गई है, जिससे देश एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के गहरे भंवर में फंस गया है। ये सियासी भूचाल भारत के लिए महज एक पड़ोसी देश की खबर नहीं, बल्कि एक गंभीर चुनौती है। नेपाल में जब भी राजनीतिक अस्थिरता होती है, चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश तेज कर देता है। भारत के लिए नेपाल एक महत्वपूर्ण बफर स्टेट है और वहां की अस्थिरता का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। ये घटनाक्रम भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए एक और परीक्षा है। भू राजनीतिक चिंताओं से लेकर घरेलू सामाजिक राजनीति तक एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से आ रहा है। राज्य की राजनीति में जाति एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पर लगाम कसने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक पुराने निर्देश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, जिसके तहत अब फ और अन्य पुलिस रिकॉर्ड में अभियुक्त की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही वाहनों पर गुर्जर, जाट, यादव जैसे जातिसूचक शब्द लिखकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे बड़ा फैसला ये है कि राज्य सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम के दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर अगर पश्चिम बंगाल की ओर देखें, तो वहां से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। राज्य के कुछ नगर पालिकाओं में होने वाले चुनावों के लिए 23 साल पुरानी यानी 2001 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इस फैसले ने राज्य में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी, ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उनका आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जानबूझकर पुरानी सूची का उपयोग कर रही है ताकि उन लाखों युवा मतदाताओं को वोट देने से रोका जा सके जो पिछले 2 दशकों में वयस्क हुए हैं। यह मामला अब कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंच गया है और इसने राज्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन बड़ी और विस्तृत खबरों के अलावा देश दुनिया के अन्य कोनों से भी कई अहम खबरें सामने आई हैं।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अधिकारियों ने एक विवादास्पद आदेश जारी किया है जिसके तहत 50,000 से कम सब्सक्राइबर वाला कोई भी यूट्यूबर अगर पत्रकारिता करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर प्रेस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आलोचकों का कहना है कि यह फरमान स्वतंत्र आवाज़ों को चुप कराने की एक कोशिश है। वहीं चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत अपने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक रणनीतिक भंडार स्थापित करेगा। महाराष्ट्र में आरक्षण पर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो मजाक में कहते हैं कि भगवान ने उन पर एहसान किया कि वो एक ब्राह्मण हैं और उन्हें आरक्षण नहीं मिला। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि आरक्षण सिर्फ उन लोगों तक सीमित होना चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। उधर सिख समुदाय में इस बात पर नाराज़गी है कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की तीर्थयात्रा रोक दी गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर हुई मुठभेड़ में 2 शीर्ष माओवादी मारे गए, जिन पर 40-40 लाख रुपये का इनाम था। ये दोनों 2010 के ताड़मेटला हमले के मास्टरमाइंड थे, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। न्यायपालिका के गलियारों से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश के केस में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस MM सुंदरेश ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का सही समय है। पाकिस्तान से खबर है कि उत्तर पश्चिम प्रांत में पाकिस्तानी तालिबान के एक अड्डे पर हुए विस्फोट में 14 आतंकवादियों समेत 24 लोगों की मौत हो गई। आज के लिए इतना ही। दुनिया भर में हो रही ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर X पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।